हाय, मेरा नाम सिद्धि है और आज हम लोग पॉटी ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है वो मेरे पिछले हफ्ते का टॉयलेट ट्रेनिंग का वीडियो है, उसका सेकेंड पार्ट है। तो आपको आपको वो वीडियो पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखोगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, आप पॉटी ट्रेनिंग चालू करोगे आफ्टर जो टॉयलेट ट्रेनिंग वीडियो में मैंने जो स्टेप बोला है कि जहाँ बच्चा टॉलरेट करता है टॉयलेट और पॉटी, वो स्टेज के बाद आप पॉटी ट्रेनिंग चालू करोगे। ओके, अभी पॉटी ट्रेनिंग जब करते हैं तो पॉटी ट्रेनिंग करते वक्त दो टाइप के बच्चे आते हैं मेरे पास। एक तो बच्चा रहता है जिसका एक रेगुलर रूटीन रहता है, पेरेंट्स को मालूम रहता है कि वो ये एक टाइम पे करता है और ये दिन में एक ही बार करता है वो। दूसरा टाइप का बच्चा रहता है जिसका कुछ रूटीन नहीं रहता है। ओके, वो कभी भी दिन में करता है, कभी कभी 2 दिन की बात करता है, कभी कभी एक दिन में एक बार करता है, कभी कभी दिन में 3-4 बार करता है। तो पहली चीज आपको आपके बच्चे को देख देख के समझना है कि आपका बच्चा कौन से ग्रुप में पढ़ता है, क्योंकि उसका टेक्निक थोड़ा अलग है दोनों दोनों में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या करना है जब बच्चे का फिक्स्ड रेगुलर रूटीन रहता है। तो जो बच्चा फिक्स्ड रेगुलर रूटीन रहता है, मीन्स दिन में एक ही टाइम पॉटी करता है, दिन एक ही एक बार ही करता है, उसका पॉटी ट्रेनिंग थोड़ा सिंपल है। तो पहली चीज जो आपको करनी है कि आप कौन सा टाइम है वो आइडेंटिफाई करो, वो तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को मालूम रहता है। दूसरा इस जो मेन पार्ट रहता है कि आप वो टाइम पे वो बच्चे को एक अपने साथ एक बंद कमरे में रखो। क्योंकि बहुत टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे होता क्या है मालूम है, हमारे बच्चे जब पॉटी आती है तो बहुत टाइम वो लोग पॉटी का फीलिंग से वो लोग जाके कॉर्नर ढूंढने लगते हैं। स्पेशली अगर आप बड़े बच्चे 4 साल के ऊपर के बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग करवाओगे ना, तो उनको ऑलरेडी पैटर्न बन गया रहता है। तो वो क्या करेंगे, पेरेंट की नज़र छुपा के वो कॉर्नर में चले जाएंगे या वो एरिया पिक कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, पेरेंट उसको एसोसिएशन का स्टेज है जहाँ उसको समझ जो डेवलप करनी है कि पॉटी पॉटी टॉयलेट में ही करनी है, वो करना उनको जमता नहीं है, क्योंकि बच्चा एक्टिवली अवॉइड करता है पेरेंट को जब पॉटी का फीलिंग आ रहा होता है। इसके लिए आपको वो टाइम पे बच्चे को एक एनक्लोज स्पेस में रखना है, आपके नज़र के सामने रखना है, जिससे आप जो भी बच्चा साइन दिखा रहा है, वो साइन हो सकता है कि कॉर्नर में खड़ा रहना, वो साइन हो सकता है कि वो रुक जाता है, वो साइन हो सकता है कि वो भागता है, कोई भी साइन है, वो साइन दिखाते ही आप वो साइन पकड़ पाओ। जब आपने वो साइन देखा तो टॉयलेट का कार्ड दिखाओ। ओके, और फिर शांति से बच्चे को टॉयलेट के पास लेके जाओ। तो शांति से आप चल के लेके जा सकते हो या आप शांति से उठा के गोदी में लेके जा सकते हो, मगर जो चीज आपको नहीं करनी है कि बोलना है कि अरे रे पॉटी आई, चलो 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 टॉयलेट जाना है। ऐसे क्यों नहीं करना है, बिकॉज आप अगर आवाज मेरा सुनोगे तो मैं एक एक्साइटरी इनपुट, इरेगुलर इनपुट डाल रही हूँ, उसको एक्साइट कर रही हूँ। तो पॉटी के साथ अगर एक्साइटरी इनपुट डाल दिए तो बहुत टाइम बच्चे डर जाते हैं और फिर क्लेंच कर देते हैं। ओके, मीन्स पॉटी टाइट बम टाइट कर देते हैं, जिससे पॉटी बाहर निकलती नहीं है। तो इसके लिए आपको शांति से बच्चे को लेके जाना है। ठीक है, एक बार बच्चे को बिठाए। अभी ये एक एरिया है जो पेरेंट्स बहुत इधर गड़बड़ करते हैं कि बच्चा बिठाते हैं और फिर बच्चा निकल के भाग जाता है। सो बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैंने बच्चे को बिठाया मगर वो तभी उसने पॉटी नहीं की और फिर निकला और फिर आधे घंटे के बाद पॉटी की। उसका मीनिंग क्या है कि आपका बच्चा अभी भी एसोसिएशन उसने फॉर्म नहीं किया है, तो आपको उस बच्चे को उधर बिठाना है जब तक पॉटी पास नहीं हो। अभी पास करने के लिए आप क्या करोगे, इधर मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चे को जो भी पसंद आता है वो दे दो। खाने की चीज नहीं, मगर जो भी टॉय पसंद आता है, जैसे जो सेंसरी, मोबाइल अगर बहुत पसंद आता है, बुक्स देखना पसंद आता है, टॉयज पसंद आते हैं, जो भी उसकी फेवरेट चीज है वो उधर रख दो। ओके, और ऐसे करो कि वो चीज़ें और कहीं ना मिले, जिससे उसको वो पॉटी के साथ उसका एसोसिएशन बने और वो ज़्यादा खुश हो उसके साथ। ओके, तो बिकॉज हमें बच्चा उधर बैठना ज़रूरी है। पॉटी ट्रेनिंग पहले पहले जब हम पॉटी ट्रेनिंग चालू करते हैं तो पॉटी पास करने के लिए बच्चे बच्चे के साथ पेरेंट को आधा से पौना घंटा बैठना पड़ता है। ओके, तो आधा से पौना घंटा बैठने के लिए बच्चे को उधर बिठा के रखने के लिए, बिकॉज होता क्या है कि बच्चा बैठ जाता है तो वो क्लेंच करता है, तो वो फीलिंग बंद हो जाती है।
फिर क्या होता है कि जब आप उसको टॉय देते हो या मोबाइल देते हो या कुछ देते हो, तो फिर रिलैक्स होता है, फिर उसका बॉडी वो पॉटी पुश करने लगता है और फिर पॉटी निकलती है। तो इसके लिए आपको बच्चे को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक बार पॉटी उसने कर ली, फिर उसको दिखाओ कि तुमने पॉटी की, गुड जॉब, अच्छा काम किया, और फिर उसको रिवॉर्ड दे दो। ठीक है, तो ये जनरल आपके स्टेप्स रहेंगे पॉटी ट्रेनिंग के। अभी जो बच्चों का पॉटी रेगुलर नहीं रहता, ये ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत होता है, तो इसके लिए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी पहली स्टेज ये रहती है कि बच्चे को सुपरविजन अपने अपने नज़र के सामने रखो, सो दैट आप ध्यान रखो, मगर इधर नज़र के सामने जो रखना है वो पूरा दिन पे जाता है। इसके लिए आपको घर के लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा कि आपके घर जो आपका दिन का जो रूटीन है, उसमें आपको अलग अलग लोगों को बोलना पड़ेगा कि इसके ऊपर ध्यान रखो और मुझे बताओ अगर वो पॉटी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके पास फिक्स टाइमिंग नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, इस आपको फाइंड आउट करना है कि पॉटी इरेग्युलर क्यों है। ओके, बिकॉज सो पॉटी इरेग्युलर हो सकती है क्योंकि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या बच्चे को लूज मोशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्या है कि पॉटी करने के बीच में दो टाइम के बीच में आपको आपका स्टूल बहुत हार्ड होता है, और बच्चा जब पुश करता है तो आपका जो पॉटी रहता है वो बहुत कड़क आता है। ओके, दूसरा टाइप का कॉन्स्टिपेशन रहता है जहाँ आपके बच्चे को पुश पॉटी साफ होती नहीं है, छोटे छोटे पैलेट्स में, छोटे पार्ट्स में करता है बच्चा। वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का टाइप है, जहाँ आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो आपकी जो इंटेस्टाइन्स रहते हैं जो पुश करते हैं पॉटी को, वो मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही होती है, जिसके कारण पॉटी एक साथ बाहर नहीं निकलती है। ओके, दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है इज लूज मोशंस, की जहाँ बच्चे को लूज मोशंस बहुत होते हैं, और इसके लिए बच्चे का पॉट ट्रेनिंग नहीं होता है क्योंकि वो बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता है। लाइक लूज मोशंस जब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो इशू हो सकता है। अभी वो इशू सॉल्व आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों का कम्युनिकेशन पुअर होने के कारण बहुत टाइम क्या रहता है कि ये कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, उसमें से कोई भी चीज़ बहुत ख़राब स्टेट पे जाती है, उसके बाद पेरेंट या डॉक्टर दवाई देता है, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरा सजेशन जनरली पेरेंट्स को क्या रहता है कि अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, मीन्स एक दिन उसने मिस कर दिया है पॉटी, तो आप डॉक्टर के पास से ऐसी एक दवाई लेके रखो कि कॉन्स्टिपेशन हो गए, एक दिन मिस करती ही वो दिन वो उसको दे दो। ओके, तो दे दिए, फिर पास हो गया स्टूल, फिर मत दो। ओके, नॉर्मली क्या होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो डॉक्टर आपको पहले पूछेगा कि 3-4 दिन नहीं हुआ है तो ठीक है, 5 दिन का डोज दे दो। वैसा मत करो, उसकी जगह जो दिन एक दिन मिस हुआ ना वो दिन दे दो, नेक्स्ट डे वो पॉटी कर देगा, फिर उसके बाद मत दो। बिकॉज अगर आप 5 दिन दे दोगे तो मोस्टली पेरेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं कि आप पहले 2 दिन तो अच्छा होता है, फिर तीसरे चौथे दिन लूज मोशन होने लगते हैं। ओके, तो इसके लिए पेरेंट्स जनरली ये प्रोसेस में लूप में अटक जाते हैं और फिर पॉटी ट्रेनिंग आपका कंप्लीट नहीं होता है। सेम वे विथ लूज मोशन, पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो 4-5 दिन लूज मोशन होने के बाद फिर दवाई देते हैं। तो अगेन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमको लूज मोशंस हो रहे हैं, डॉक्टर पूछेगा कितना टाइम हो रहा है, फिर डॉक्टर इमीडिएटली लूज मोशंस बंद करने को दवाई दे देगा। बट ये हमारे बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि हमारे बच्चे बोल नहीं पाते। तो बहुत टाइम बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन आपको बिहेवियर्स में डिफरेंस दिखेगा। जैसे बच्चे कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, कभी कभी अटेंशन उसका ड्रॉप हो जाता है, आई कांटेक्ट ड्रॉप हो जाता है, रोते रहते हैं ऐसे ही जाके कोई रीज़न के कारण, विदाउट एनी रीज़न, गैस पास करते रहते हैं पूरा टाइम, फिर बहुत एजिटेटेड रहते हैं। तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर कोई कोई बच्चे खाना बंद कर देते हैं, बहुत 2-3 दिन पॉटी बंद होगी तो खाना बंद कर देते हैं। तो ये बिहेवियर, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पॉटी पे ध्यान देने की जगह ये बिहेवियर्स पे ध्यान देते हैं, जो गलत है। आपका पॉटी का इशू, जैसे हमें भी अगर 1-2 दिन पॉटी नहीं हुई तो हमारा पेट फूला हुआ लगता है, दुखता है, गैस होता है, अनकंफर्टेबल होता है, हमें कोई भी काम करने में दिक्कत आती है।
तो हमारे बच्चे को भी वही होता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम ये बता पाते हैं जिससे हमें हेल्प मिलता है, हमारे बच्चे बता नहीं पाते, इसके लिए वो हेल्प मिस कर देते हैं और बहुत सीरियस स्टेज पे ही जाके उनको हेल्प मिलती है। अनदर थिंग जो आपको ध्यान रख चेक करना है कि जब कॉन्स्टिपेशन रहता है बच्चे को, यानी स्टूल बहुत हार्ड रहता है पास करते वक्त, तो बहुत टाइम बच्चों को फिशर्स यानी कट्स हो सकते हैं एनस के यहाँ, या प्रोलैप्स रेक्टम यानी जो इंटेस्टाइन कोलन का थोड़ा सा पार्ट है वो बाहर आ सकता है। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है बहुत पेनफुल रहते हैं, और उससे क्या होता है कि अगर बच्चे को अगली बार जब वो पॉटी पास करेगा तो उसको दुखेगा। ये अगर 2-3 बार हो जाता है तो बच्चे के दिमाग में वो डर बैठ जाता है कि पॉटी पास करना यानी पेनफुल चीज़ है, इसके लिए बच्चा फिर वो और रेजिस्ट करता है पॉटी पास करने के लिए। ओके, तो ये आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द पॉटी ट्रेनिंग आपका सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, तो आप उनको अगर फिशर्स है या प्रोलैप्स रेक्टम है तो आप उनको गर्म पानी में बैठा पॉटी होने के बाद बैठने को दे सकते हो। थोड़ा तेल एनस के एरिया में लगा दिए सॉफ्ट रहने के लिए, एंड इन एडिशन टू दैट जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। जो बच्चों का पॉटी इरेगुलर रहता है तो बहुत अभी मैं आपको थोड़े आइडियाज दूंगी जो दूसरे पेरेंट्स ने यूज किए हैं। ओके, सो पहली आइडिया इज दैट कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी हैवी मील्स भी भरपेट खाया है उसके बाद आधा घंटे के बाद बच्चे को टॉयलेट पे बिठाते हैं। बिकॉज हमने हमारा बॉडी ऐसे वर्क करता है कि हैवी मील खाते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली पॉटी निकलता है। तो दैट्स फर्स्ट पार्ट जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ता है वो बच्चों के लिए जिनको अपनी अंदर की जो फीलिंग है वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। तो पॉटी का प्रॉब्लम क्या रहता है बोल में, एक तो पॉटी इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंदर की फीलिंग है। ओके, सो बहुत टाइम ऑटिस्टिक लोगों को इंटरनल इंट्रोस्ट जो आपकी हंगर, थर्स्ट, भूख, प्यास, सुसु, पॉटी की जो सेंसेशन रहती है वो पहचान नहीं पाते या बहुत लाइट रहते हैं वो सेंसेशन। एंड पॉटी का स्पेशली सेंसेशन क्या रहता है, कैसे रहता है मन में कि वो थोड़ा टाइम सेंसेशन देगा और उसके बाद फिर रुक जाता है। अगर आप पॉटी नहीं पास करोगे तो वो रुक जाता है, तो इसके लिए वो बच्चा मिस कर देगा वो पॉटी का टाइम। तो इसके लिए एक जो टेक्निक यूज करते हैं पेरेंट्स की, कोई मील ब्रेकफास्ट है, हैवी ब्रेकफास्ट देते हैं या हैवी डिनर देते हैं और उसके बाद फिर पॉटी के लिए बिठाते हैं। जो दूसरा और तीसरा चीज़ पेरेंट्स करते हैं इसकी फाइबर बढ़ाना और पानी बढ़ाना। ओके, तो अगर आपने फाइबर बढ़ाया है बच्चे के डाइट में तो आपको उसके पानी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज अगर पानी कम रहेगा और फाइबर बड़ा रहेगा तो आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा वापस। ओके, एक और ट्रिक जो बहुत पेरेंट्स ने मेरे साथ शेयर की थी, हमने एक्सप्लोर करने के बाद जो वर्क की थी, वर्स की वो बहुत पानी पिलाते हैं बिफोर, जिसके बाद बच्चा पॉटी करता है। तो तो पेरेंट्स लिटरली 1 लीटर पानी बच्चे को पिलाते हैं और उसके बाद बच्चे को वो फीलिंग आती है पॉटी की और फिर वो पॉटी करने को इमीडिएटली बैठ जाता है और फिर साफ कर देता है। ओके, तो बट ये ध्यान रखो कि ये तीनों जो पानी वाला ट्रिक और जो हैवी मील वाला ट्रिक, ये दोनों ट्रिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि आप ये मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट? बच्चा अंदर की फीलिंग आइडेंटिफाई करने के बाद नहीं बोल रहा है, वो आप मैनिपुलेट कर रहे हो और फिर बच्चा पॉटी जा रहा है। तो इसके लिए ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है आपको वापस, जो मैंने पिछली बार टॉयलेट ट्रेनिंग में बताया था कि आपको एसोसिएशन होने के बाद फिर कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। नहीं किए तो वो बच्चा एक्सीडेंट मीन्स जो दिन रूटीन के बाहर, पेट खराब है इसके रूटीन के बाहर पॉटी हुई तो वो दिन वो एक्सीडेंट करने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, अनदर जो चीज़ जो ध्यान पॉटी ट्रेनिंग में मैंने देखा है इस जो इरेगुलर पॉटी जिनकी होती है उनमें मैंने देखा है कि फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कितनी फिजिकल एक्टिविटी है और उसका कनेक्शन कॉन्स्टिपेशन के साथ और लूज मोशन के साथ। ओके, तो ये सिर्फ ऑटिज्म का केस नहीं है, ये नॉर्मल लोगों का भी है कि आपको अगर आप डॉक्टर्स से पूछोगे तो वो बताएंगे कि आपका जो पॉटी जो मूव करता है इंटेस्टाइन्स में, जो मूव करता है वो मूव करने के लिए आपके बॉडी को मूव करना ज़रूरी है।
ओके तो मैंने बहुत टाइम देखा है कि जहाँ पेरेंट्स बच्चे को चलाते हैं, वॉक करवाते हैं, रेगुलरली 1 घंटा वॉक करवाते हैं, ट्रेडमिल करवाते हैं या एक्सरसाइज प्रॉपर करवाते हैं, फिर उनका पॉटी रेगुलर हो जाता है। ओके तो और पॉटी का और फिजिकल एक्टिविटी का एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा बच्चा उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं लेता है, जो बहुत एप्रैक्सिया के बच्चों का रहता है, क्योंकि उनको मोटर प्लानिंग का इशू रहता है, तो वो लोग जितना रिक्वायर्ड है उतना फिजिकल एक्टिविटी लेते नहीं है, वो लोग सिर्फ ऐसे ही रैबिट जंपिंग करते रहते हैं। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी रिजॉल्व करनी पड़ेगी, उसकी 1.5 आवर तक एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, वॉक करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होने के चांसेस आते हैं। सेम वे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप बच्चे को अगर इंटरनल फीलिंग आइडेंटिफाई करने को दिक्कत आती है, तो आपको क्या तो इवन इफ उसका रूटीन रहेगा तो भी वो स्किप होने के चांसेस हाई रहते हैं। क्योंकि अगर से सुबह का उसका रूटीन है कि सुबह नॉर्मली वो पॉटी जाता है, मगर आपका अगर स्कूल के पहले का रूटीन बहुत हाइपर है, मीन्स बहुत जल्दी 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 करते हैं, तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी में उसको जो फीलिंग आ रही है वो मिस हो जाएगी, और वो मिस हो जाएगी फिर वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा और अगली बार उसको और दिक्कत होगी पॉटी पास करने के लिए। इसके लिए जनरली ऐसे बच्चों को मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप जो पॉटी के पहले वाला जो रूटीन रहता है ना, वो बहुत रिलैक्स रूटीन रखो। मीन्स उसको वॉक पे लेके जाओ, उसको डीप प्रेशर दो, वैसी चीज़ें करो जिससे वो रिलैक्स रहे, तो उसको जो इंटरनल फीलिंग है वो आइडेंटिफाई कर पाए और फिर वो पॉटी पे प्रॉपर बैठ जाए। ओके अनदर थिंग जो पॉटी एंड कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन से कनेक्टेड है, इस बच्चे का एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कितना है। ओके तो सो ये अगेन ऑटिज्म स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है कि जो लोगों में हाई एंजाइटी रहती है और स्ट्रेस लेवल रहता है, कॉन्स्टिपेशंस होने के चांसेस हाई रहते हैं। बट मुझे लूज मोशन के बारे में बात मालूम नहीं था। मैंने रिसेंटली मगर एक एडल्ट ऑन द ऑटिस्टिक एडल्ट का एक्सपीरियंस मैंने देखा कि जहाँ वो बता रहा था कि उसको जब भी स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, एंजाइटी हाई रहता था, तो उसको लूज मोशंस होता था। तो ये मैंने देखा है, मेरे बच्चों के साथ हुआ है कि जहाँ चेंजेस आए हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है और लूज मोशंस हुए हैं, और एवरी टाइम ऐसे हुआ है कि जब लूज मोशंस हुए हैं तो पेरेंट ने डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला है कि पानी चेंज हुआ है। तो मे बी इट इज़ नॉट पानी चेंज हुआ है, इट इज़ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अगर आप एंजाइटी और स्ट्रेस उनका कंट्रोल करोगे तो अगेन उसका इम्पैक्ट आपको पॉटी ट्रेनिंग पे दिखेगा। अभी इसका मीनिंग, मेरा सजेशन नहीं है दवाई देना, बिकॉज जो ऑटिज्म में जो एंजाइटी रहती है और स्ट्रेस रहता है, वो दवाई से रिजॉल्व नहीं होता है। आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, जैसे एक्सरसाइज करना, शेड्यूल देना, उसको अकोमोडेशन देना, सो दैट उसका स्ट्रेस और एंजाइटी उतना ना बढ़े। ओके और एक जो चीज़ बड़े बच्चों के लिए वर्क करती है, सोशल स्टोरी। तो कोई कोई बच्चे स्पेशली 4 साल के ऊपर के बच्चे, उनको ऑलरेडी रूटीन बन गया रहता है पॉटी के बारे में, तो इसके लिए आप अगर जाके उनको सडनली चेंज करने को जाओगे तो रेजिस्ट करेंगे। तो इसके लिए वो बच्चों के लिए, एंड जो बच्चे जेस्टॉल्ट लर्निंग करते हैं, मीन्स फुल पिक्चर समझने के बाद ही आगे जाते हैं, वो बच्चों के लिए सोशल स्टोरीज वर्क करते हैं कि आप उनको पूरी स्टोरी के हिसाब से बताओ कि रवि के पेट में जब पॉटी आती है तो उसको इधर फीलिंग होती है, फिर जब फीलिंग होती है तो वो टॉयलेट पे जाके बैठे, पैड निकालेगा, टॉयलेट पे जाके बैठेगा, पुश करेगा और फिर पॉटी निकल जाएगी, फिर फ्लश करेगा, हैंड वॉश करेगा और बाहर आएगा, और इससे मम्मा हेल्प करे, हैप्पी हो जाएगी। तो ऐसे आप सोशल स्टोरी उनको बताओ तो उनको ज़्यादा वो इजी पड़ता है ट्रांजिशन करने के लिए या एक फुल पिक्चर समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो ये ट्रिक्स जनरली हमने पेरेंट्स के साथ यूज़ किए हैं। ओके अभी एक बार आपका पॉटी का थोड़ा सा आइडिया कंट्रोल में आ गया, आपने चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व किए, फिर आप वापस जो पहले वाले जो स्टेप्स है, स्टेज 1 के स्टेप्स है, उधर जाओगे कि जहाँ आप कार्ड दिखाओ, साइंस दिख के तो कार्ड दिखाओगे, फिर उसके बाद उसको शांति से टॉयलेट पे लेके जाओगे, बिठाओगे, डीप प्रेशर दोगे, वेट करोगे जितना टाइम लगता है टू पास द स्टूल,
और उसके बाद पॉटी दिखाओ कि अच्छा कितना आपने पॉटी किया टॉयलेट में, गुड जॉब, और रिवॉर्ड दो और फिर फिनिश करो, तो वो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम हो जाता है। ठीक है। अभी जब आप पॉटी ट्रेनिंग चालू करोगे, सो दूसरी चीज जो आपको चालू करनी है पैरेलली, एंड इवन बिफोर मीन्स जब हम हैंड वॉश 2 साल के बच्चों के साथ, 2 साल से बच्चों के साथ चालू करते हैं, तो जब आप बच्चों के साथ हैंड वॉश सिखाओगे तो स्टार्टिंग से ही सही तरीका सिखाओ। तो बच्चे नॉर्मली कैसे सीखते हैं, सिर्फ ऐसा टैप खोलो, सोप लो और ऐसा ऐसा वाला हैंड वॉश करते हैं, जो अगर आप सोचोगे जब बच्चे का हाथ सच्ची गंदा रहेगा तो वो हैंड वॉश डजंट वर्क। ओके, तो इसके लिए आपको राइट तरीका सिखाना है हैंड वॉश का 2 साल के बाद से। जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या है, आप वेट करो हैंड, सोप लो, वेट करो हैंड, सोप लो, उसके बाद रब 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 करो, फिंगर्स के बीच में रब करो, बैक रब करो, फिंगर टिप्स रब करो, और उसके बाद वॉश करो। ये पूरा सीक्वेंस आपको करना है और एक ही तरीका सिखाना है, जिससे क्या होगा कि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। उसके हिसाब से हैंड वॉश वेदर पॉटी के बाद, खाने के बाद, या हैंड गंदा हुआ, कोई भी टाइम पे हैंड वॉश वैसे ही करना है, सो वो ज्यादा सक्सेसफुली वो कर पाए। ओके, फिर पॉटी ट्रेनिंग के साथ आपको पॉटी वॉश भी सिखाना है। अभी इधर पेरेंट्स बहुत डिले करते हैं, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि एक बार बच्चा पॉटी ट्रेनिंग हो जाएगा फिर मैं बम वॉश चालू करूंगा, मगर बम वॉश एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप पॉटी ट्रेनिंग होने के बाद स्टार्ट करोगे तो आपका बम वॉश लिटरली आप 8-9 साल तक जाएगा। तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर बम वॉश बच्चा सीखा नहीं है तो आज 6 इयर्स अबव जो बच्चे रहते हैं, कोई भी मेड या कोई भी स्कूल में वॉश नहीं करने वाली है। ओके, तो आपको ही इधर बच्चा फिर स्कूल में नहीं जाएगा, या आपको ही जाके स्कूल में जाके करना पड़ेगा, या बच्चा गंदा रहेगा। तो इसके लिए आपको 4 साल का एक बार बच्चा हो जाता है, उसके बाद आपको बम वॉश स्टार्ट करना है। तो बम वॉश करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो अपना नॉर्मल इंडियन स्टाइल कि जहाँ हम लेफ्ट हैंड से रब करते हो, राइट हैंड से स्प्रे करते हैं, और दूसरा है जो वेस्टर्न स्टाइल है, मॉडिफाइड वेस्टर्न स्टाइल है, कि जहाँ आप लेफ्ट हैंड से वाइप करते हो और उसके बाद राइट हैंड से वॉश करते हो वो एरिया। ये आप कौन सा टेक्निक ये यूज करोगे वो डिपेंडेंट है ऑन आपके बच्चे का एप्रैक्सिया कितना कितना गंदा है, मोटर प्लानिंग की एबिलिटी कितनी गंदी है। बिकॉज अगर आपके बच्चे की मोटर प्लानिंग की एबिलिटी गंदी है, तो आप अगर फर्स्ट वाला मीन्स रब एंड स्प्रे वाला मेथड यूज करोगे तो होगा क्या, बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा और वो सीखने के बाद भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको 2 हाथ एक टाइम पे यूज करने पड़ते हैं, तो वो जनरली गड़बड़ करेगा यूज करने में। और दूसरा रब जब दोनों हाथ एक साथ यूज करने को हम सिखाते हैं, तो जनरली जो वॉशिंग रहता है वो वाइप, जो रबिंग रहता है वो क्लीन नहीं करते बच्चे बराबर। और पॉटी आपको मालूम है कि हर टाइम कभी कभी बाहर भी आती है, तो आपको पूरा एरिया साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आपके बच्चे को एप्रैक्सिया है, तो मेरा सीधे सजेशन रहेगा कि आप वाइप और फिर वॉश वाला मेथड करो, जिससे बच्चा एक टाइम पे एक ही हाथ यूज कर रहा है। ओके, तो अगर जब बम वॉश सिखाते हैं तो कैसे सिखाओगे? सो पहले आप बच्चे को वाइप या रब जो भी है दोनों में से एक है वो सिखाओ। अगर आप वाइपिंग सिखा रहे हो तो आप उसको सिखाओ कि पहले बीच में वाइप करो, साइड पे वाइप करो, बीच में वाइप करो, साइड पे वाइप करो, और फिर टिश्यू फेंक दो। ओके, अगर आप रबिंग सिखा रहे हो तो रबिंग के लिए काउंट दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, और उसके बाद फिनिश करके वैसे। ओके, पहले एक हाथ आने दो और उसके बाद एक हाथ आने के बाद फिर आप जेट पे जाओ। ओके, अभी जेट वाला जो फंडा है वो उसमें 2 स्टेप्स है। एक तो वो प्रेसिंग रहता है जो जेट का, और दूसरा रहता है कि एमिंग मीन्स बम को एम करना। तो इसके लिए जब आप रबिंग चालू करो तो प्रेसिंग पैरेलली चालू कर दो। ओके, मीन्स बाहर ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स इन द डे आप प्रेसिंग चालू कर दो। ओके, एक बार बच्चे को प्रेसिंग आ गया, रबिंग वो कर रहा है खुद के हाथ से, फिर उसको एम करने को सिखाओ। ऑलराइट, तो इसके लिए ये 2 चीजें पैरेलली होंगी एक बार। बट जब आप रबिंग या वाइपिंग सिखाओगे वो एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट रहता है, क्योंकि जो चीज बच्चे को सीखनी है कि वो हाथ रब करने के बाद आप कहीं लगाओगे नहीं,
और यही एक गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज बहुत से बच्चे कभी कभी मुंह में डालते हैं, या कपड़े पे पोंछ देते हैं, या या बाहर आजू बाजू में पोंछ देते हैं। तो इस एंड स्पेशली अगर आप लेट चालू कर दोगे पॉटी वॉशिंग, बम वॉशिंग, तो फिर वो बहुत से बच्चे वो एरिया पे बहुत रेजिस्टेंट रहते हैं, रबिंग के एरिया पे। तो इसके लिए ये वाला जो प्रोटोकॉल है, आपको लिटरली टाइट पकड़ के करना पड़ेगा कि आप वॉश करोगे, उसके बाद वो गंदा हाथ वैसे ही रखोगे, और उसके बाद जाके हैंड वॉश करोगे, और उसके बाद जाके पैंट ऊपर करोगे। सो आप देखोगे ये पूरा प्रोसेस में मोटर प्लान अलग रहता है, इट इज नॉट अ इजी मोटर प्लान। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस करने में आपको टाइम लगेगा। एक बार वो बच्चा वो प्रोसेस सीख लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको अपने नज़र के सामने करवाओगे। एंड इन एडिशन टू दैट, स्पेशली इंडियन लोगों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप जेट के साथ मग से पानी भी पोर करना सिखाओ, बिकॉज कोई कोई जगह में जेट रहता है, कोई कोई जगह में मग रहता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मग है, उसको आता नहीं है, इसके लिए मुझे जाके उसका वॉश करना है मग। ओके, तो जैसे जैसे से बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है, आप फिर मग वाला भी वेरिएशन उसको सिखा दो। ओके, एक बार बच्चा कर पाता है, फिर बच्चा इंडिपेंडेंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पॉटी ट्रेनिंग है और बम वॉश है, ये पूरा प्रोसेस 1 साल तक लगता है। ऑलराइट, और उसको 1 साल मैं स्मॉलेस्ट टाइम, कम से कम टाइम बोल रही हूँ, अगर मीन्स 1 साल में हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट हो, मीन्स एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं, आप बराबर पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके, बट अगर आप एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मीन्स आपके चैलेंजेस रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो फिर आपका उससे भी ज्यादा हो सकता है पॉटी ट्रेनिंग का टाइम। राइट, तो इसके लिए ये ऐसी चीज है जो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने रिसेंटली एक दो वीडियोस देखे हैं, जहाँ ओटी के वीडियोस देखे हैं जो पॉटी ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियोस। मुझे बस मोटर प्लान पॉटी ट्रेनिंग के लिए जो रहता है वो सिखा रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। मगर आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओटी सिखा देगी और फिर बच्चा खुद से करेगा, तो वो नहीं होने वाला है। बिकॉज ओटी के प्लेस में वो बहुत अलग रहता है। बच्चा कपड़ा पहन के स्क्वाट कर रहा है, या कपड़ा पहन के ये कर रहा है, और उसको जो मूवमेंट है, जो टैक्टाइल इनपुट है, वो पूरा बदल जाता है। ओके, तो आपको घर पे आपको ही करना पड़ेगा पॉटी ट्रेनिंग, और कोई हम आउटसोर्स नहीं कर सकते ये चीज़। इसके लिए मेरा ऑलवेज सजेशन रहेगा कि आप पॉटी ट्रेनिंग 2 साल की उम्र से चालू करो, और बम वॉशिंग 4 साल की उम्र से स्टार्ट करो, और हैंड वॉश 2 साल की उम्र से स्टार्ट करो, जिससे आपको उतना टाइम मिले, आपके बच्चे को उतना टाइम मिले कि वो सीख पाए बराबर से। ठीक है, थैंक यू।